तो पहले हम लोग वो दो क्वेश्चंस के आइडियल आंसर लिखेंगे जो आप लोगों को दिए थे। आप में से कई तो लिखे ही नहीं है और लिखे हैं तो सबमिट नहीं कराए। मुझे 3 के ही आंसर्स मिले। ठीक है, सो लिखो पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लिखेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लू वाटर पॉलिसी और कारताज सिस्टम। सर जैसे क्वेश्चन आंसर्स के अलग से नोट बनाया जो नोट्स वाले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ऐसे करना कि जैसे एक इन 2 पेज पे आपको पोर्तुगीज खत्म कर देने हैं और उसके बाद नेक्स्ट 2 पेज पे हाफ पे कारताज सिस्टम लिखा जाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी, और 1.5 पेज पे हम लोग उसको सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कवर कर लेंगे। तो वहीं पे खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो आपको साथ साथ क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। वैसे आपका मर्जी भी, अगर चाहो तो आप डिफरेंट कॉपी भी बना सकते हो, क्योंकि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मेंस के लिए उस सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही पता लग जाता है। तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होंगी मेंस के लिए। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है ऐसे में, लेकिन कॉपीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो मेरी इनिशियल एडवाइस यही है कि आप एक में ही लिख लो, उसी में थ्योरी लिखो, उसी में आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लो। अगर हो सके तो ऐसी कॉपी लो जिसमें स्पाइरल बाइंडिंग हो, ताकि कल को आप रिमूव करके उसको ओपन करके उन पेजेस को रिमूव कर दो तो वो पूरा का पूरा आंसर राइटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीज कर लो। अलग अलग कॉपीज बनाओगे तो बहुत सारी कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी लो और उसमें इन 2 पेज के बाद अगले पेज से आंसर स्टार्ट करना, ताकि अगर बीच में से इन 2 पेज को किसी भी टाइम निकाल सको ओपन करके। उसको लिखो। क्वेश्चन था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, आंसर लिख रहे हैं। आंसर ब्लू वाटर पॉलिसी is also known as Kartaj system. Is also known as Kartaj system. Comma which was basically हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। बहुत सारे वर्ड नहीं समझ में आएंगे तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे लिखोगे तो वो इंप्रूव होता जाएगा। विच वॉज बेसिकली लाइसेंसिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर Francisco de Almeida to make the Portuguese as the king of Indian Ocean. As the king of Indian Ocean. Under this system, merchant have to take a permission, ब्रैकेट में लाइसेंस, from Portuguese to trade in Indian Ocean. One of the key objective, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, one of the key objective of the blue water policy was to secure
a monopoly, one of the key objectives, one of the key objectives, क्योंकि one है key objectives में से एक है, तो one of the key objectives of blue water policy was to secure a monopoly on the lucrative spice trade. Lucrative, LUCRATIVE, lucrative होता है profitable, lucrative spice trade. Under the blue water policy, Portuguese focused on, under the blue water policy, Portuguese focused on exploring and colonizing new territories, TERRITORIES, new territories, particularly in Asia and Africa. मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा कर लिया था, बलब मंडाब पे कब्जा कर लिया था. दो स्टेट थी. स्टेट मतलब क्या होता है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर उसको बोलते हैं. ठीक है. ब्लू वाटर पॉलिसी also had significant cultural and scientific implications. Cultural and scientific implications, IMPLICATION. इम्प्लीकेशन का मतलब होता है उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, वो होता है इम्प्लीकेशन. फुल स्टॉप. पोर्तुगीज एक्सप्लोरर्स EXPLORERS एक्सप्लोरर्स ब्रोट बैक, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट बैक, वापस लेके आए, वैल्यूएबल knowledge about the geography, flora, फ्लोरा मतलब प्लांट्स जो होते हैं, एंड फोना मतलब एनिमल, FAUNA, फोना, ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड लैंड्स. They also introduced Christianity to these regions. They also introduced Christianity to these regions. Leading to the spread of Portuguese language, culture and religion. जिस स्पीड से हम लिख रहे हैं इसका डबल स्पीड से लिखना है आपको पेपर में. ओवरऑल कंक्लूड करते हैं. ओवरऑल the blue water policy of the Portuguese
was a bold and ambitious strategy. Ambitious, AM. Overall, the blue water policy of the Portuguese was a bold and ambitious, AMBITIOUS. Ambitious strategy, STRATEGY, that allowed Portugal/Portuguese to become a major global power. Portugal/Portuguese to become a major global power during the age of discovery. It led during the age of discovery. It laid the foundation, laid, LAID, it laid the foundation for the Portuguese Empire. It laid the foundation for the Portuguese Empire and had a lasting impact on world history. Comma, had a lasting impact, lasting जो लंबे टाइम तक है, lasting impact on world history, comma, shaping the course of European colonization, shaping the course, COURSE, of European colonization and globe trade. पढ़ो एक बार सारे को स्टार्टिंग से एंड तक. डन. नेक्स्ट लिखें. What was the social, economic and cultural impact of Portuguese in India? Answer. Portuguese had a significant social, economic and cultural impact on India during their colonial rule. ये हम चाहें तो आप लोगों को कॉपी भी दे सकते हैं कि हर आइडियल आंसर आपको कॉपी दे दिया, लेकिन आपकी राइटिंग हैबिट डेवलप ही नहीं हो पाएगी कभी भी, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हम कुछ टाइम तक तो उनको लिखेंगे, फिर हम लोगों को लिखना छोड़ देंगे और एज इट इज उनको प्रिंट आउट लेके लगाएंगे कॉपी में कि एज इट इज लग जाएंगे. Here are some of the key impacts. Key impacts. First, social impact. सोशल इम्पैक्ट में सब हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी. इसमें लिखेंगे द पोर्टुगीज एक्टिवली प्रमोटेड PROMOTED Christianity in India. सोशल इम्पैक्ट सब हेडिंग, फिर उसमें सब हेडिंग है कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी. द पोर्टुगीज एक्टिवली प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया and made efforts
and made efforts to convert the local population. Full stop. This lead to the conversion जो हमने इसे पहले लिखा है, एंड मेड द एफर्ट्स टू कन्वर्ट द लोकल पॉपुलेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रू मिशनरीज भी कर सकते हैं, अब दो वर्ड और भी ऐड करना चाहो तो थ्रू मिशनरीज. देन दिस लेड टू द कन्वर्जन ऑफ ए सिग्निफिकेंट, दिस लेड टू the conversion of a significant number of Indians comma particularly in Goa and other coastal region, particularly in Goa and other coastal regions. कोस्टल COASTAL, कोस्टल मतलब जो ओशियन से लगते हुए रीजन थे वो कोस्टल. सेकंड सब हेडिंग इसमें, पहला सब सोशल इंपैक्ट में पहला सब हेडिंग था कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, सेकंड लिखना है इंटर मैरिज एंड मिक्स्ड हेरिटेज. इंटर मैरिज एंड मिक्स्ड हेरिटेज. ये दो वर्ड होते हैं, इंटर और इंट्रा. इंट्रा तो मतलब विद इन सेम, जैसे इंट्रा यूनिवर्सिटी गेम हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के, और इंटर यूनिवर्सिटी हो रहे हैं तो दो यूनिवर्सिटी या तीन यूनिवर्सिटी या चार यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करें तो इंटर और इंट्रा. तो यहाँ पे इंटर आएगा क्योंकि दो अलग अलग रिलीजन्स थे जिनके बीच में मैरिज टेक्स प्लेस कर रही थी. इंटर मैरिज एंड मिक्स्ड हेरिटेज में लिखेंगे पोर्तुगीज ट्रेडर्स एंड सेटलर मतलब जो वहां सेटल हो रहे थे, SETTLERS, ट्रेडर्स एंड सेटलर मतलब जो ट्रेड करने आते थे वो भी करते थे और जो सेटल हो गए थे वो भी. इंटरमैरिड विद लोकल इंडियंस, कोमा leading to सेटलर. अभी वहीं तक पहुंचे हो. स्टार्टिंग में हाथ भी दुखेगा ये आंसर जब लिखोगे तो, कि भाई दर्द होने लग गया है, ठीक है, वो बहुत कुछ टाइम तक रहेगा और वो दर्द होना भी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली जब जितना लिखना होगा ना, ये उसका कुछ भी स्पीड नहीं है जो हमें फाइनल में आंसर में लिखनी है. और जितना आइडियली हम आंसर लिख रहे हैं ना, इतने आइडियल आंसर लिखे नहीं जाते हैं पेपर में. ये सिर्फ ये है कि पढ़ने के लिए आपने इतना आइडियली पढ़ लिया, बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी हुई, हमने 1000 क्वेश्चन लिखे और 5 क्वेश्चन एज इट इज उसमें से आ गए डायरेक्ट, तो आप उनको तो कम से कम आइडियली लिख पाओ क्योंकि वो तो आपने कई बार पढ़े होंगे, ठीक है. तो ये मेन मोटो होता है ताकि उन 5 क्वेश्चन में नंबर ज्यादा आए, ठीक है. अदरवाइज जैसे 250 नंबर का पेपर होता है तो कट ऑफ मतलब कट ऑफ क्या, एवरेज आंसर समवेयर अराउंड 100 होते हैं, इवन 100 से भी नीचे होते हैं एवरेज आंसर, ठीक है, कि 80 to 100 के बीच में रहते हैं, ठीक है. 20 क्वेश्चन होते हैं तो 20 क्वेश्चन में आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन में कितने नंबर आ रहे हैं, उन्होंने 4 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है. 5 नंबर भी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में ले रहे हो आप तो भी आराम से वो हो जाएगा, ठीक है. तो 5 तो ऐसा होगा नहीं कि हर एक में 5 आए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होंगे ना हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, तो वहां पे तो आपको कुछ भी बना के लिखना पड़ेगा, वहां 1 नंबर आधा नंबर ऐसे आएगा. लेकिन कुछ ऐसे भी लिखने पड़ेंगे ना जहां पे आपके पास 20 में से कम 10-12 नंबर आए, तो वो 4-5 आइडियल आंसर आपको मिलेंगे उन थाउजेंड्स में से जो हम लिखेंगे, ठीक है, वो आराम से मिल जाएंगे. तो कम से कम वो आप एचडीज कॉपी कर पाओ ताकि एग्जामिनर वहां पे तो आपको फुल नंबर दे पाए. सेटलर इंटरमैरिड विद द लोकल इंडियंस लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ ए मिक्स्ड रेस पॉपुलेशन, leading to the emergence of a mixed race population known as लूसो इंडियंस. उनके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं लूसो इंडियन और एंग्लो इंडियन.
ठीक है। ये एंग्लो वर्ड बेसिकली वैसे तो ब्रिटेन वाले लोगों के लिए यूज किया जाता है। वहां पे एक ट्राइब थी पुराने टाइम पे, एंगल नाम की एक ट्राइब आई थी और उन्होंने जो लोकल ब्रिटेन के पीपल थे उनको वहां से हटा दिया था, उसके बाद से ये वर्ड चला था। हमें उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। तो ल्यूसो इंडियन और एंग्लो इंडियन नाम की एक नई ट्राइब, नई जो पर्सन थे वो आ गए थे इंटरमैरिज की वजह से। दिस फुल स्टॉप दिस इंटरमिंगलिंग INTERMINGLING, इंटरमिंगलिंग का मतलब होता है इंटरमिक्स हो जाना किसी चीज का, ठीक है। तो इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर resulted in a unique blend. This intermingling of culture resulted in a unique blend. अब कुछ नॉर्मली ये लोग ये बोलते हैं कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना टफ है एज कंपेयर टू बाकी इंग्लिश न्यूज़पेपर के। उसका एक मेन रीजन ये भी होता है कि जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें लगभग 5 लाख से भी ज्यादा वर्ड है। अब हर एक वर्ड एक परफेक्ट सिचुएशन के लिए बना हुआ है, लेकिन हम इंग्लिश बोलने के लिए अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग टाइम पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो इंटरमिक्सिंग और इंटरमिंगलिंग का लिटरल मीनिंग सेम ही है, जिनको सिनोनिम बोलते हैं। तो द हिंदू में क्या होता है, मोस्टली प्रिसाइज वर्ड यूज करते हैं दैट शुड बी यूज्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस, तो इसलिए वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इंटरमिंगलिंग की जगह हम इंटरमिक्सिंग भी लिख सकते हैं, वो एक जनरल वर्ड है, ठीक है। इंटरमिंगलिंग लिख रहे हो दैट शोज कि मतलब आपका इंग्लिश में भी अच्छा खासा पकड़ है, आपको पता था यहाँ पे एग्जैक्ट प्रिसाइज वर्ड इंटरमिंगलिंग आना चाहिए था मिक्सिंग की जगह पे, ठीक है। तो वो पढ़ना टफ इसीलिए होता है कि प्रिसाइज वर्ड मिलेंगे आपको वहां पे। इन ए यूनिक ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड ऑफ पोर्तुगीज एंड इंडियन ट्रेडिशंस, तो उनके ट्रेडिशंस भी मिक्स हुए। ट्रेडिशंस कोमा कल्चर एंड लैंग्वेज। सो इंटरमिंगलिंग की वजह से उनका ट्रेडिशन मिक्स हुआ, उनके कस्टम मिक्स हुए, उनकी लैंग्वेज मिक्स हुई। नेक्स्ट सब हेडिंग है सोशल इंपैक्ट में स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। Slavery and forced labor. The Portuguese engaged in the slave trade. इस स्लेव ट्रेड को हम पढ़ेंगे भी। पहले जो स्टार्टिंग में जब यूरोपियंस बाहर निकलेंगे ना, तो वो स्लेव ट्रेड करते थे। तो स्लेव कोस्ट, हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो स्लेव कोस्ट पढ़ेंगे, अफ्रीका के कोस्ट पे, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट। वहां पे उसका नाम इसलिए स्लेव कोस्ट होगा क्योंकि वहां से स्लेव्स को ट्रेड किया जाता था। मतलब ब्रिटेन से लोग पैसा लेके जाते, मतलब यूरोप से लोग पैसा लेके जाते थे नीचे अफ्रीका में, वहां से स्लेव बाई करते, उन स्लेव्स को फिर वो अमेरिका लेके जाते और अमेरिका में स्लेव्स को छोड़ के आते और वहां से चीजों को वापस लेके आते थे। तो वो एक ट्रायंगुलर ट्रेड पढ़ेंगे हम, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, उसको स्लेव ट्रेड बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्लेव ट्रेडिंग स्टार्टिंग से ही था। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लेव मास्टर रिलेशनशिप आएंगे तो वहां से स्लेवरी कंप्लीट खत्म नहीं होगी, बहुत लेट जाके स्लेवरी खत्म होगी। इवन आज के टाइम पे भी परसिस्ट करती है काफी जगह पे स्लेवरी। स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। द पोर्तुगीज इंगेज इन द स्लेव ट्रेड, कोमा कैप्चरिंग एंड इनस्लेविंग, capturing, CAPTURING, capturing and enslaving, ENSLAVING, enslaving Indians for labor in their colonies। तो उनको ले जाते थे और जहां पे अलग अलग कॉलोनीज पे डिमांड होती थी लेबर्स की, तो वहां पे उनको ले जाके छोड़ देते थे। This had a profound का मतलब होता है स्ट्रोंग। This had a profound, अगर नहीं पता हो तो पूछ लिया करो वर्ड मीनिंग। This has a profound impact। अब जैसे सेम चीज यहाँ पे आ गई, अब हमने profound वर्ड किया, हम ये भी बोलते दिस हैज ए स्ट्रोंग इम्पैक्ट। तो वो लैंग्वेज का ट्विस्ट दिखाता है कि आपने प्रोफाउंड यूज किया है, तो वो चीजें आपको आती हैं उस लेवल तक, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट डालता है आंसर रीडिंग में। आप भी खुद जब आपको इंग्लिश आती होती है और आप इंग्लिश पढ़ते हो और उसमें बहुत अच्छे
वे से कोई चीज लिखी होती है तो वो अलग ही इंपैक्ट डालती है, ठीक है। दिस हैज ए प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द सोशल फैब्रिक ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज। मतलब कुछ कम्युनिटीज का पूरा सोशल फाइबर जो है, फैब्रिक जो है वो अफेक्ट हो गया था, मतलब पूरी कम्युनिटी इंपैक्ट हो गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को वो स्लेव्स के तौर पे ले जाते थे, उनकी जगह पे नए लोग आ जाते थे, तो पूरा इंटरमिंगलिंग चल रहा था। तो हमने सोशल इंपैक्ट लिखा है। अभी सेकंड लिखो, इकोनॉमिक इंपैक्ट। क्या क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट हुए? 3 सब हेडिंग हम इकोनॉमिक इंपैक्ट में लिखेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स। सर जैसे सोशल इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट होता है हम इकट्ठा करके भी बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक इकट्ठा बोल देते हैं, साथ में हम लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। हम पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं कि मैक्सिमम आएगा, तो ये है कि बीच में अगर कुछ आएगा तो आप सब हेडिंग्स में से जो फर्दर सब हेडिंग है उनमें से एक एक दो को कट कर देना है या मिक्स कर देना उनको। इसमें हम पूरा का पूरा पोर्तुगीज इंपैक्ट पढ़ लेंगे, क्या क्या इंपैक्ट उनका मैक्सिमम हुआ वो सारा पढ़ लेंगे, तो उसमें आपको रिवाइज करने में उसको हेल्प हो जाएगा। तो ज्यादा है तो कम लिखना इज पॉसिबल, लेकिन अगर आपको बहुत कम पता है तो ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं हम कि क्या पोर्तुगीज का इंपैक्ट रहा था। ट्रेड एंड कॉमर्स, फर्स्ट सब हेडिंग, द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड ए मोनोपोली। सर स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ना। इकोनॉमिक इंपैक्ट सब हेडिंग है ट्रेड एंड कॉमर्स। द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड ए मोनोपोली ओवर द स्पाइस ट्रेड इन इंडिया। ओवर द स्पाइस ट्रेड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस मैक्सिमम साउथ में ही होते हैं, तो वहीं पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। particularly in the coastal region of Goa, Daman and Diu. They control the export of spices. They controlled the export of spices such as pepper. सिर्फ पहले 100 आइडियल क्वेश्चंस तक ऐसा होगा कि आपको लगेगा कुछ अलग, उसके बाद तो आप अपने आप समझने लग जाओगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो स्टार्टिंग के 100 आइडियल आंसर्स में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 100 इंक्लूडिंग पॉलिटी एंड वो हिस्ट्री जो भी हम लिखवाएंगे, तो 100 के बाद आपको यूज टू भी हो जाएगा उस चीज के, और आपको पता भी लग जाएगा कि कहां से मुझे उठाना है अगर मुझे शॉर्ट आंसर करना है तो। Particularly in the coastal region of Goa, Daman and Diu, they control the export of spices such as pepper, cloves, 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 and cinnamon, CINNAMON, which were highly sought after, साउट SOUGST, साउट आफ्टर इन यूरोप, मतलब जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब साउट आफ्टर की जगह आप डिमांडेड भी लिख सकते हो, जो हाईली इन डिमांड इन यूरोप, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अगेन लैंग्वेज का खेल है। दिस ट्रेड ब्रोट immense wealth, immense मतलब in a large amount, IMMENCE, immense मतलब huge, huge भी लिख सकते हो, उसके ब्रैकेट में स्लैश देके, wealth to the Portugal
but also disrupted 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 मतलब डिस्टर्ब करना किसी चीज को। एग्जिस्टिंग इंडियन ट्रेड नेटवर्क्स, existing Indian trade networks, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में सेकंड सब हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट था ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। जो बुक है आपने पढ़ी तो कितने बार पढ़ी? मल्टीपल टाइम पढ़ते उसको कि कुछ सोच रहे हो एक बार ही पढ़ना मुश्किल हो रहा था, आप कह रहे हो मल्टीपल टाइम, क्योंकि जो हमने किया था उससे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं था ना, चीजें वही थी, मतलब मेन करक्स हमने कर लिया था, तो वो स्टोरी समझ में आनी चाहिए थी फिर आराम से। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स टू इंडिया such as tobacco, potato, tomato, ये सब पोर्तुगीज लेके आए थे इंडिया में, उससे पहले नहीं होते थे। एंड चिली पेपर्स, और कैश्यू नट भी, चिली पेपर कैश्यू नट, which had a I think sir almond और साथ में sweet potatoes। पोटैटोज के अंदर वो सारी की सारी कैटेगरी वही लेके आए थे। एलमंड्स तो आई एम नॉट श्योर कि वो लेके आए थे कि नहीं लेके आए थे, बट स्वीट पोटैटोज की मोस्ट ऑफ द कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। Which had a transformative effect, अच्छा वो पुर्तगाल से नहीं लेके आए थे, ये अलग अलग कॉलोनीज जो थी उनकी, जहां पे उनको लगता था कि ये चीज है, वहां से वो ले आते थे उसको, और इंडिया से वो चीज ले जाते थे। हाँ ऐसा नहीं कि पुर्तगाल से ही सब कुछ लेके आते थे, पुर्तगाल से तो वो आ गए थे, उसके बाद अलग अलग कॉलोनीज बनाई जहां पे उनको लगता था कि अलग अलग चीजें मिल रही हैं, दे यूज्ड टू कैरी दोज थिंग्स विद देम इनटू द डिफरेंट कॉलोनीज। कहां पे आ गई थी? Effect on Indian, which had a transformative effect on Indian cuisine. CUI, transformative effect on Indian cuisine, CUISINE, and agriculture. इकोनॉमिक इंपैक्ट में थर्ड सब हेडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। उन्हें बहुत सारा इंफ्रा डेवलप किया, बहुत सारे ट्रेड्स फोर्ट बनाए, ट्रेडिंग पोर्ट बनाए काफी जगह पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द पोर्तुगीज built ports, fortresses, and trading posts. They build ports, fortresses, and trading posts, not post, POSTS, posts, along the Indian coastline, which Portuguese built ports, fortresses and trading posts along the Indian coastline. Posts along the Indian coastline, which facilitate का मतलब है उसको किसी चीज को इंक्रीज करना, FACILITATED, which facilitated trade and maritime activities.
which facilitated trade and maritime activities. Maritime मतलब related to sea. They also constructed churches, schools and hospitals contributing to the development of local infrastructure, and hospitals contributing to the development of local infrastructure. Contributing to the development of local infrastructure. थर्ड हेडिंग है कल्चरल इम्पैक्ट. कल्चरल इम्पैक्ट में भी हम 3 सब हेडिंग करेंगे. फर्स्ट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज एंड लिटरेचर. डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर. कल्चरल इम्पैक्ट सब हेडिंग है लैंग्वेज एंड लिटरेचर. द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस्ड their language कोमा लगा के पोर्तुगीज, ये उनकी लैंग्वेज का नाम लिखा है आपकी बार हमने. विच इन्फ्लुएंस द लोकल लैंग्वेज, विच इन्फ्लुएंस्ड द लोकल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स. लोकल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स बेसिकली किसी भी लैंग्वेज की स्मॉल जो थोड़े प्लेसेस पे चेंज हो जाता है उसके अंदर, तो वो डायलेक्ट्स हो जाएंगी. जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का ही एक डायलेक्ट हरियाणवी है, ठीक है, तो हरियाणवी है. फिर खड़ी बोली आ जाता है, अवध है, तो ये लगभग थोड़ा चेंज हो जाता है उसमें. तो अलग अलग डायलेक्ट्स इंडिया में बहुत ज्यादा बोले जाते हैं. फुल स्टॉप. Many loan words मतलब जो दूसरी लैंग्वेज से लिए हम लोन के तौर पे. Many loan words from Portuguese entered Indian languages. Particularly in coastal region. Additionally, Portuguese brought printing press. Leading to the printing of books. In local languages. सेकेंड सब हेडिंग लिखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर. फर्स्ट था लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सेकंड है आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ARCHITECTURE. Portuguese architecture characterized by its distinct blend BLEND
of European and Indian styles, of Europeans and Indian styles, styles, comma, left a lasting impact on Indian architecture, left a lasting impact on Indian architecture. The introduction of European art techniques, the introduction of European art techniques and styles influenced Indian painting and sculpture SCULPTURE, Indian painting and sculpture. थर्ड सब हेडिंग है म्यूजिक एंड डांस. Portuguese introduced new musical instruments. Portuguese introduced new musical instruments such as the guitar, violin, violin, and pina, piana, which become popular in Indian music, They also influenced Indian dance forms. They also influenced Indian dance form, leading to the emergence of new styles and fusion of Portuguese and Indian dance traditions, कंक्लूड करेंगे. Overall, the Portuguese presence in India had a profound and long-lasting impact. India had A profound, PROFOUND, profound and long-lasting impact on various aspects of Indian society, economy and culture. पढ़ो एक बार. फर्स्ट पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स.
सेकंड पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और थर्ड होगा मेकिंग ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। कैसे मुगल्स का डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। सेकंड फिर राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पढ़ेंगे कि मुगल किंगडम से अलग हो गए, कैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगे, हैदराबाद स्टेट, बंगाल, अवध, मैसूर, ये अलग अलग किंगडम्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक औरंगजेब का शासन था दिल्ली में, तब तक मुगल एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। सो ऑल वर पेइंग एलिजेंस टू द मुगल एम्परर। द रीजन वाज द आर्मी ऑफ द मुगल्स। उनकी जो आर्मी थी वो इतनी बड़ी थी, so no one want to face it one on one. So they all were paying allegiance to the king till Aurangzeb. After the death of Aurangzeb in 1707, there would be some rise of independent states when we will study the later Mughals. The later Mughals जो होंगे वहां पे नोबल्स जो हैं, नोबल्स वो थे सब जो अरिस्टोक्रेसी में थे, मतलब डायरेक्टली किंग के अंडर में थे। वो नोबल्स दे वर फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। उनमें देर वर तुरानीज, दोज वर द तुर्किश पीपल, देर वर ईरानीज, दोज वर फ्रॉम ईरान और अफगान। ठीक है, देर वर अफगान्स, दोज अफगान फ्रॉम वर सेंट्रल एशिया। देर वर इंडियन मुस्लिम्स who were nobles, and there were Hindu who were noble, there were Deccan people who were noble। तो अलग अलग अरिस्टोक्रेसी थी मुगल एम्पायर में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से। तो वो नोबेल्स जो थे उनमें आपस में फाइट होगी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, एंड दे विल बिकम द किंग मेकर, कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग। सो दे विल बिकम किंग मेकर एट डिफरेंट पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, जैसे वी हैव सीन दैट द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया थ्रू सी रूट, behind that there were different stakeholders like Pope. The motive of the Pope was Christianity. The motive of the king was different. The motive of the merchant was different. So those will have different motive, and as per their motive they will make different king at different time. They will conspire with each other. ठीक है, वो षड्यंत्र करेंगे। They will conspire with each other, those old nobles, and they will make different king at the different time. So, and some of those will leave the kingdom in between, and they will make their independent states. So that would be the rise of independent states. जहाँ पे सबसे पहला जो बनेगा that would be Bengal. मुर्शीद कुली खां जो है वो 1717 में बंगाल को एक autonomous kingdom बना लेंगे। Until before that it was under the Britishers. Then the third we will read the making of British supremacy. This will happen in the starting of 18th century. This will happen in the mid of 18th century, and this will happen in the later part of the 18th century. Means after 1715. What will happen after 1715? Main incidents क्या होंगे? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, दीवानी राइट्स, ठीक है, all those things will happen in the later period of 18th century. So from here we will study modern history in these three perspectives. Decline we will study today, and in the next class we will study rise of independent kingdoms, and then the making of British supremacy. So before that, these were the initial Mughal rulers: Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, and Aurangzeb. There was the first Battle of Panipat. There was the first Battle of Panipat. How many Battle of Panipats were there? Three. So first battle of
Panipat and Babur will beat versus no Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last ruler of Delhi Sultanate. Before that, the only established Muslim rule in India was the Delhi Sultanate. ठीक है, Delhi Sultanate will start from 1206 AD when Qutubuddin Aibak will become the king in 1206. ठीक है, from there would be different dynasty rules in Delhi Sultanate. We call that Delhi Sultanate because Delhi was the main seat of the king. Fine. So Delhi Sultanate, the last emperor of Delhi Sultanate would be Ibrahim Lodi, and he will be beaten up by Babur in first battle of Panipat in 1526. Fine. And he will rule till 1530. After him, his son Humayun from 1530 to around 1556. But there would be a short period of time when Sher Shah Suri will defeat Humayun in a battle called Battle of Chausa. Around 1539, and he will be out of the power, or Mughals will be out of the power for some time, and he will rule. Fine. After this, there would be second battle of Panipat. We will also read why this Panipat was a favorite ground for battle. What was the reason that this Panipat was always the favorite ground for battles? When someone is coming from the northwestern side of India, अगर कोई northwestern side से आ रहा है, so battle always used to be at Panipat. One time it will happen in Karnal, or otherwise almost every time it will happen in Panipat. Second battle of Panipat, this was between Hemu Vikramaditya and Akbar, and Akbar was only 13-year-old. So he was patronized by a person named Bairam Khan. So he was the main fighter. And he almost defeated the Mughals. Almost. In the last, by chance, an arrow shoot his eye. So उसको बीच में छोड़ना के भागना पड़ा. Unfortunately, कैसे हुआ? Otherwise, he almost defeated the Akbar at that time. And he was a Hindu ruler. So the story would have been different if he would have won at that time. Then Akbar will rule for the longest period of time in the Mughal. Then after that, he will rule somewhere around 1605. And after that, Jahangir will come. He will rule somewhere up to 27. And here, what will happen? During his time period, what will happen? Captain Hawkins will come. So British East India Company will come during his tenure. British East India Company, and which other? Danish East India Company in 1616. And when that Dutch East India Company will come at the time of Akbar. So we have to keep these things also in mind. कि किसके टाइम पे कौन आया था? At the time of Akbar, in 1602, who came? Dutch East India Company. At the time of Jahangir, British East India Company came, and Danish came. Then, after that, his son Shah Jahan. These all we will study in medieval history. So मैं brief बता रहा हूँ just आपको ताकि we have to study later Mughals. Shah Jahan
ruled from 1627 to somewhere around 1658. And during okay, no, not during his tenure. Then the last one was Aurangzeb. He ruled from 1658 somewhere around 1707, and during his tenure French East India Company came to India in 1664. Fine. So these were the Mughal emperors. So we already had 2 Battle of Panipat. The third would be between Marathas and Ahmad Shah Abdali. He was the ruler of Afghan, Ahmad Shah Abdali. Then third battle would be happen between Marathas and Ahmad Shah Abdali. So these were the initial Mughal ruler. After that, there were later Mughals. We call them later Mughals. So Bahadur Shah, Jalandhar Shah, Farooq Shiar, then Rafi ud Darjat. Then after him one more will come, Rafi ud Dawla. Then because they both came in 1719 itself, बहुत छोटा छोटा टाइम पीरियड था दोनों का, कुछ कुछ महीने के लिए, तो उसी टाइम पे आए थे. Then Muhammad Shah will come, then Ahmad Shah, Alamgir II, Shah Alam II, Akbar II, and Bahadur Shah II. He also known as Bahadur Shah Jafar. For him we covered in the last lecture, the last Mughal ruler. So, and he used to say his name was Bahadur Shah Jafar. Jafar because Jafar was his pen name. Pen name means मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे नाम को यूज करके कोई एक्टिविटी करता है तो उसको हम पेन नेम बोल देते हैं. तो ही यूज्ड टू राइट शायरी फ्रॉम द पेन नेम जफर. तो बहादुर शाह जफर जो था लास्ट मुगल रूलर था. नाउ वी नीड टू नो द सीक्वेंस. पीसीएस एग्जाम्स ने कई बार पूछ लिया है, जो पीसीएस एग्जाम्स है HCS, यूपी पीसीएस, और ये इनकी सीक्वेंस पूछ लेते हैं. तो सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन से सीक्वेंस में कौन आया था. ठीक है. सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बहादुर शाह से, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखेंगे कि देयर वाज सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन मुगल. सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, और अकबर के टाइम तक, क्योंकि अकबर ने बहुत सारे चेंजेस किए. ठीक है. सो अकबर के टाइम पे उन्होंने एक सिस्टम चलाया मनसबदारी सिस्टम. जैसे जैसे नंबर ऑफ नोबल्स बढ़ते जा रहे थे, नोबल्स वर बेसिकली द लॉयल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर हु आर द लॉयलिस्ट टू द मुगल एम्पायर. उनको वो नोबल्स बोलते थे बेसिकली, जो अलग अलग किंग थे जो लॉयल थे मुगल्स के लिए, तो वो नोबेल थे. तो उसमें इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, जात और सवर. देयर वुड बी 2 रैंक जो एक मनसब को दिए जाते थे. दो नोबेल्स वर मनसब, उनको मनसब बोला जाता था, और मनसबदारी सिस्टम था. ठीक है. तो वहां पे उनको 2 रैंक दिए जाते थे. किसी भी जो नोबेल थे उसको 2 रैंक दिए जाते थे. एक रैंक होता था जात और एक होता था सवर. जात बेसिकली उसका रैंक होता था कि वो कितने लॉयल्टी पे कौन से रैंक पे है किंग के साथ. ठीक है. या कितना क्लोज है, अगर हम बात करें, जितना क्लोज होता था उतना ही बड़ा रैंक होता था. 5000 वाज द हाईएस्ट रैंक. 5000 का मतलब है कि ही वाज द क्लोजेस्ट, और उसे 5000 रैंक दिया गया. तो उतने ही ज्यादा हॉर्स जो है वो उसको अपने साथ रखने पड़ते थे आर्मी के लिए, एक आर्मी मेंटेन करने के लिए. तो वो हॉर्सेस को मेंटेन करता था उतने ही ज्यादा. अगर सपोज किसी का रैंक 5000 है तो वो सबसे ज्यादा फोर्सेस जो है अपने साथ मेंटेन करेगा, आर्मी ऑफ फोर्सेस जो है मेंटेन करेगा, और ये उसका पर्सनल रैंक होता था.
तो दो पर्सनल रैंक के बेस पे, जैसे 5000 अगर उसका रैंक है तो उसके बेस पे उसको अलॉट कर दिया जाता था कि आप इतने हॉर्स जो है वो अपने साथ रखोगे एंड यू विल मेंटेन, उनका मेंटेनेंस जो है वो आप देखोगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बड़ी आर्मी बना रखी थी मुगल्स ने, पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। सो कोई भी अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता था, रीजन बीइंग ये अलग अलग नोबेल उनके कोर्ट में बैठे रहते थे। तुरानीज वो थे जो टर्किश थे, ठीक है, ये खुद मुगल्स जो है वो खुद, बाबर जो है वो सेंट्रल एशिया से आया था, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आया था। तो टर्किश पीपल्स तुरानी थे, ईरानी थे जो पर्शियन थे उस टाइम पे, पर्शिया किसको बोलते थे, ईरान को, पर्शियन, और जो अफगानिस्तान से आते थे। और अफगान्स जो सेंट्रल एशिया से आते थे, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज से जो आते थे वो नोबेल्स थे अफगान्स। फिर हिंदुस्तानी मुस्लिम्स, राजपूत, जाट और सिख, ये सभी थे उनकी कोर्ट में। तो पूरा का पूरा एम्पायर अपने जब पीक पे था तो ये सब उनके नॉवेल्स थे। और फिर डेक्कन जो रूलर थे, जो साउथ के जो रूलर थे, उनको अपने साथ मिला लिया था, क्योंकि जहां पे भी वो जिसके साथ भी वॉर करते थे, ऑब्वियस है इतनी बड़ी आर्मी की वजह से वो हार जाता था, और वो कहीं ना कहीं फिर होमेज पे करता था, ठीक है, किंग के लिए कि मैं आपके अंडर में हूं, तो वो उसको एज ए नोबेल में रख लेते थे ताकि उनको फील ना हो। और ऐसे करके उन्होंने एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम बना रखा था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उधर तुर्की तक, फिर ईरान, अफगान, सेंट्रल एशिया, फिर इंडिया में पूरा हर एक जगह पे उनके नोवेल्स थे। अगर सपोज ये किंग के लिए कोई अड़चन पैदा कर रहा है तो बाकी सब सेना लेके चले जाएंगे। सो इट वाज ए वेरी सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है, और सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, तो इसलिए वो सब एडअप थे। जैसे जैसे औरंगजेब के बाद वीक मुगल रूलर आएंगे जो आपस में ही फाइट करते रहेंगे, क्योंकि मुगल्स में सक्सेशन बहुत क्लियर नहीं थी। सक्सेशन क्लियर ना होने का मतलब ये है कि कौन नेक्स्ट किंग बनेगा, वो सक्सेशन क्लियर नहीं थी मुगल्स में, ठीक है, कि सबसे अल्डर बनेगा या सबसे यंगेस्ट बनेगा, इट विल डिपेंड अपॉन उनकी कैपेबिलिटी क्या होती थी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो सन होते थे उनके बीच में एक वॉर होता था सक्सेशन के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होगा कि फादर ही सन के साथ वॉर करेगा, ठीक है, क्योंकि सन पहले ही ये चाह रहा है कि मैं फादर को हटा दूं, ठीक है। शाहजहां के केस में ऐसा होगा, ठीक है। तो ये चीजें वो बाकी मुगल्स का हम पढ़ेंगे मेडिवल में, यहाँ पे लेटर मुगल्स का ये सारा पढ़ेंगे। तो ये सिस्टम मैं भी आपको समझा रहा हूं कि इतने सारे नोबेल्स थे, मनसबदारी सिस्टम के अंडर में ये लोग चलते थे, इनको अलग अलग रैंक मिले हुए थे, उस रैंक के अकॉर्डिंग ये पूरी आर्मी मेंटेन करके रखते थे। सो इफ वन इज अगेंस्ट, सो अदर विल गो एंड क्रश हिम। तो कोई भी सर नहीं उठाता था, तो पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना रखा था, ठीक है। अब तो यहां से हमें दो चीजें पता होगी, हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम, अकबर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है मनसबदारी सिस्टम के बारे में। और दो रैंक होते थे, जात एंड सवर। जात मतलब उसका पर्सनल रैंक, कि वो किंग से लॉयल्टी में कौन से नंबर पे है, जितना बड़ा रैंक उतना ही लॉयल है, ठीक है, और उतनी ही बड़ी, उतने ही ज्यादा फोर्सेस उसको अपने साथ मेंटेन करके रखने होते थे। इसके लिए दे वर बीइंग पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर। हम लोगों ने लैंड रिवेन्यू सिस्टम पढ़े थे ब्रिटिशर्स के, कैन यू रिकॉल?
विच वन? परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का, एक महावारी, ठीक है, महलवारी एक रोयो, और एक रियोतवारी, ठीक है, और एक इजरादारी भी सिस्टम था जिसमें हाईएस्ट बिडर को दिया जाता था। तो ऐसे ही इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो था वो जागीरदारी था एक तरह से। मतलब कि जो पैसा देना होता था, वैसे तो एक साइड बाय साइड एक और लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था जिसको दसाला बोलते थे, जो टोडरमल चलाएगा अकबर के टाइम पे, उस पे भी आएंगे अभी। तो जागीरदारी सिस्टम में क्या होता था कि इन लोगों को, अब जो मनसबदार है, इनको पे कैसे किया जाए, पैसे कैसे दिए जाए, तो इनको या तो कैश दिया जाता था, ठीक, कैश इन द सेंस वही गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में उस टाइम पे, तो या फिर इनको जागीर दी जाती थी। जागीर मतलब लैंड, कि ये लैंड आपकी है, आप यहाँ के जागीरदार हो, यहाँ से जो भी रेवेन्यू होगा वो आपका, ठीक है। तो जागीर दो तरह की होती थी, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। एक ऐसी कि परमानेंट उनको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, और कुछ ऐसी होती थी ट्रांसफर नहीं करते थे वो, ठीक है। और ये जो मनसबदार सिस्टम का जो रैंकिंग है, ये पूरा का पूरा रैंकिंग किंग कंट्रोल करता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, हु हैव द कंट्रोल ऑन दिस मनसबदारी सिस्टम, हु विल गेट विच रैंक। अगर किसी को ट्रांसफर करना है कोई रैंक, तो हु विल हैव दैट पावर टू ट्रांसफर दैट रैंक, सो दैट ऑल पावर वाज विद द किंग। तो बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा था। तो हमने अभी ये समझा कि मुगल्स का सिस्टम जो था वो सेंटर, क्योंकि वो सिस्टम फेल कैसे होगा, तो वो जब समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम था क्या जो फेल हुआ। सिस्टम था कि बहुत बड़ी सेंट्रल आर्मी थी, ठीक है, आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम चलाया था मनसबदारी सिस्टम, जिसमें किसी भी पर्सन को उसकी लॉयल्टी के बेस पे, नोबेल्स के बेस पे उसको जात और सवर दो रैंक दिए जाते थे। जात उसका पर्सनल रैंक होता था और सवर उसका कि वो एक तरह से कितने हॉर्स जो है वो अपने साथ मेंटेन करेगा, कितने हॉर्स की आर्मी अपने साथ मेंटेन करेगा, वो उसका रैंक होता था। अब उसके लिए पे किया जाता था उनको जागीरदारी सिस्टम के थ्रू, मतलब उनको या तो कैश दिया जाता था, कैश बहुत कम दिया जाता था, और जागीर ट्रांसफर कर दी जाती थी कि आप इस एरिया में देखोगे, आप इस एरिया में देखोगे, तो वो जागीरदारी सिस्टम चल रहा था। सोचो कि बाद में जब हम पढ़ेंगे तो ये जागीरदारी क्राइसिस होगी, जैसे हमने यूरोप में कुछ पढ़ा था फ्यूडल क्राइसिस, कि एक टाइम पे तो बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन वो एक टाइम पीक पे आएगा, कोई भी सिस्टम होगा वो एक टाइम पे पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद उसमें क्राइसिस आएगी, ठीक है। अब सो ये पूरा सिस्टम था जो अकबर ने स्टार्ट किया था। अब इसमें एक सिस्टम और भी था जो अकबर ने स्टार्ट किया था, उसको बोलते हैं टोडरमल्स दसाला सिस्टम। ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम था एक्चुअल का, जो मुगल्स के टाइम का लैंड रिवेन्यू सिस्टम था कि लैंड से रिवेन्यू कैसे अर्न करेंगे, कि कोई भी पर्सन है, कोई पीजेंट है, वो कैसे किस बेस पे टैक्स पे करेगा। तो 10 साला सिस्टम था, 10 साल सिस्टम। दैट मींस कि पिछले 10 साल में कितना एवरेज उसने प्रोड्यूस किया है, उस एवरेज प्रोडक्शन के बेस पे टैक्स को फिक्स किया जाता था। तो उसको 10 साला सिस्टम बोलते हैं टोडरमल का। टोडरमल एक किंग था जो अकबर का एक तरह का एक नोबेल था, जिसने ये सिस्टम दिया था। तो उसको ये समझ में आ गया सिस्टम सही है कि कैसे करें, पर हर साल तो नहीं कर सकते क्योंकि किसी साल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, किसी साल कम है, तो इसने 10 साला सिस्टम दिया था। इसको बाद में जाके चेंज किया जाएगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि 10 साला सिस्टम जो है वो टोडरमल का था, उसको चेंज कर दिया जाएगा, नहीं तो ये 10 साला सिस्टम चलता रहेगा, हर एक किंग इसको फॉलो करेगा, ठीक है। अब तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, और ये जितने भी नोबेल्स थे, ईरानी, तुरानी, अफगान, ठीक है, हिंदुस्तानी और डेक्कन, ये सारे के सारे इस सिस्टम को मेंटेन करते थे। सो हुआ क्या, जैसे औरंगजेब का एम्पायर पीक पे था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे जैसे वो एम्पायर को जीतता गया, तो वैसे वैसे वो एक सिस्टम और होता था कि एक पर्सनल किंग का अलग से सिस्टम चलता था। ये सिस्टम जागीरदारी का सिस्टम तो हो गया नोबेल्स के लिए, और किंग का पर्सनल अलग होता था कि कितना एरिया डायरेक्टली किंग के अंडर में होगा, ठीक है, वो एरिया अलग होता था कि डायरेक्टली किंग के अंडर का एरिया अलग है, और अलग अलग जागीरदार नोबेल्स को अलग दी गई है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता था कि जो भी प्लेस होता था तो उसका जागीरदारी इन नोबेल्स में उस प्लेसेस को बांट दिया जाता था, और किंग अपने पास कम रखता था। लेकिन जब औरंगजेब आएगा तो वो सिस्टम को चेंज कर देगा, अपने पास ज्यादा रखने लगेगा किंग के अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में, और इन नोबेल्स को कम देगा।
अब कम देने से प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जो ये आर्मी मेंटेन कर रहे हैं इनके लिए जो खर्चा चाहिए था वो खर्चा ही नहीं मिल पाएगा इन लोगों को। स्टार्टिंग में सब कुछ सही था कि भी कोई नया एरिया अगर उन्होंने जीता है तो वो उनमें बट गया है, तो वहां से जो रिवेन्यू आ रहा है उससे वो पूरी आर्मी को मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब उस जागीरदारी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, वो उनको नोबेल्स को कम देगा और अपने पास अपने अंडर में डायरेक्ट रखेगा, क्योंकि उसका मानना था कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मैं अपने कंट्रोल में रखता हूं। लेकिन उससे एक नई प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी उसके डेथ के बाद जो एक्सपोज होगी, क्योंकि उस वक्त तक सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे तो कोई बोलता नहीं था, ठीक है, क्योंकि सब किंग के क्लोज होना चाहते थे तो कोई भी नहीं बोलता था। लेकिन उसके डेथ के बाद वो चीजें एकदम से ब्रस्ट होंगी। तो ये थी उसकी जागीरदारी जो क्राइसिस मुगल्स की, जिसकी वजह से उनकी आर्मी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब तक वो आर्मी उनके पास रहेगी इतनी बड़ी तब तक उनके अगेंस्ट में कोई भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो व्हाई मुगल्स एम्पायर डिक्लाइन, सबसे पहला उसमें स्टेप होगा वीक सक्सेसर। वीक सक्सेसर क्यों थे, क्योंकि वो सक्सेसर आपस में ही फाइटिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और वो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में थे, लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते थे और किंगडम जो है उसको संभालने में उनका ध्यान कम था, ठीक है। और दूसरा, जो नोबेल्स थे वो उनको भड़काने लग गए थे, मतलब अपने फायदे के लिए वो किंग बनाने लग गए थे। अगर ईरानीज को लगता कि ये मेरे फायदे में इसका बनना तो उसको बना देते थे, ताकि वो मनसबदारी सिस्टम को ट्रांसफर किया जा सके और वो किंग के और ज्यादा क्लोज आया जा सके। और एक पोजीशन होती थी वजीर। अब इन ईरानीज, तुरानीज, अफगान, इनमें सब में एक फाइट ये भी होती थी कि वजीर कौन होगा। वजीर मतलब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, कि वजीर कौन होगा, मतलब किंग के बाद सेकंड इन कमांड कौन होगा, इस बात के लिए भी इनमें फाइट होती थी, ठीक है। सेकंड था एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, कॉन्टिन्यूअस वॉर ऑफ सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ प्रीमोजेनाइचर। प्रीमोजेनाइचर एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एल्डेस्ट जो होता है वो किंग बनेगा, एल्डेस्ट जो होगा वो किंग बनेगा। तो वो सिस्टम होता है प्रीमोजेनाइचर। तो प्रीमोजेनाइचर का सिस्टम एब्सेंस था मुगल्स में। तो अगर ये लाइन आ जाए दैट मुगल यूज्ड टू फॉलो द प्रीमोजेनाइचर सिस्टम, तो ये गलत है, वो फॉलो नहीं करते थे। देयर ऑलवेज यूज्ड टू बी अ फाइट बिटवीन द सक्सेसर्स कि हु विल बिकम द किंग। और उन सक्सेसर्स की फाइट में व्हाट वुड कैन यू गेस व्हाट वुड हैव बीन हैपन, कि जो अलग अलग ईरानी, तुरानी ये थे, ये सब अलग अलग को फेवर करते थे, क्योंकि इनके पास अपने फोर्सेस थे, एक आर्मी थी, तो ये अलग अलग को फेवर्स करते थे कि अगर मेरे वाला जीत गया तो मैं वजीर बन जाऊंगा, मेरे वाला जीता तो मैं वजीर बन जाऊंगा, तो वो पूरा सिस्टम बाद में डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब्स रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसी, ये डेक्कन पॉलिसी उसकी वही थी कि जैसे जैसे वो डेक्कन में बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे नंबर ऑफ नोबेल्स बढ़ाता जाएगा, लेकिन उनको इन रिटर्न जो जागीर मिलना है और पैसा मिलना है वो घटता जाएगा। सो नंबर ऑफ मनसब्स जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जो पैसा मिलना चाहिए था, एक तो वो नंबर बढ़ने की वजह से उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दूसरा वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो रहा है, तो दो क्राइसिस हो रही थी। तो उनको वो आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही थी अपने खर्चे पे, ठीक है, तो उनको वो डिफिकल्टी हो रही थी। इसीलिए कुछ ऐसे होंगे बाद में जो ऑटोनोमस एम्पायर बना लेंगे, जो हमने पढ़ेंगे ना कि ऑटोनोमस एम्पायर क्यों बनेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हम ही मेंटेन कर रहे हैं, खर्चा मिल नहीं रहा है, तो हम अपना ऑटोनोमस एम्पायर बना लेते हैं अलग से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सेमी ऑटोनोमस करेंगे उसको, वो कि हम आपके अंडर में ही चल रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे हैं, ठीक है, बाद में उसको बिल्कुल अलग कर लेंगे। डेटोरिएशन ऑफ आर्मी, आर्मी डेटोरिएट हो जाएगी, डेटोरिएट का मतलब खत्म होती जाएगी धीरे धीरे, रीजन वही एक ही रहेगा, जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है। Too vast empire become a difficult task for weak ruler to administer efficiently। तो weak ruler आएंगे जैसे जैसे, तो वो आपस में ही फाइटिंग सक्सेशन में उलझे रहेंगे, बाकी एम्पायर में क्या हो रहा है इतने बड़े एम्पायर में वो समझ ही नहीं पाएंगे। एक रीजन रहेगा एक्सटर्नल इन्वेजन ऑफ ईरानी एंड दुरानी किंगडम, ठीक है। ईरानी मतलब पर्सिया से नादिर शाह का इन्वेजन होगा 1739 में बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। और दुरानी मतलब अफगान से अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1748
में पहली बार आएंगे इंडिया में प्लंडरिंग करने के लिए, और उसके बाद लगभग 6-7 बार और आएगा। लास्ट टाइम आएगा जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी 1761 में, तब वो लास्ट टाइम आएगा। तो पहले तो सक्सेसर्स वीक थे, तो इंटरनल डिस्टरबेंस थी, अलग अलग जो पावरफुल नोबेल ग्रुप है वही अलग अलग सोच रहे थे कि मैं किंग बनूं या मैं किंग मेकर बनूं। इवन पहले तो वो सोचते हैं कि हम किंग मेकर बने, लेकिन बाद में वो सोचने लगे थे हम ही किंग बन जाते हैं, इनको भी क्यों बनाना है, ठीक है। और 3 तरह से स्ट्रगल चल रही थी। अगर मैं आपको एक जनरल उसमें समझा रहा हूं, यहां पे अगर मुगल रूल है तो नीचे मराठा है, और इधर साइड से फॉरेन रूलर आएंगे। फॉरेन का मतलब तो ये, वैसे तो ये भी फॉरेन थे, लेकिन ईरानी और दुरानी आएंगे। तो मुगल एम्परर्स में एक तो इनमें आपस में ही फाइट चल रही है कि कौन यहां बैठेगा, फिर उनको मराठाज से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि औरंगजेब अपने पिछले 20 साल मराठाज से फाइट करने में ही लगा रहा है। वो शिवाजी को बीट ही नहीं कर पाया प्रॉपरली कभी भी, क्योंकि शिवाजी जो गोरिल्ला वॉरफेयर करता था, ठीक है, और गोरिल्ला वॉरफेयर में वो काफी माहिर थे मराठाज, तो वो छुप जाते थे। बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, पहाड़ों में अटैक करते और छुप जाते, तो वो काबू ही नहीं पा रहे थे मराठाज पे। लेकिन उसके डेथ के बाद मराठाज एकदम से उभर के आते हैं, औरंगजेब की डेथ के बाद, तो वो एक नई हर्डल हो जाते हैं मुगल एम्परर के लिए। और उधर से जो ईरानी यानी नादिर शाह आएगा पर्सिया से, पर्शियन रूलर किंग, पर्सिया मतलब आज का ईरान, और अहमद शाह अब्दाली आएगा अफगानिस्तान से, ठीक है। तो वो इनको अलग से प्रॉब्लम देते रहेंगे। तो सिचुएशन ऐसी होगी कि आपस में फाइट कर रहे हैं सभी, कौन बैठेगा। बीच बीच में मराठाज भी आ जा रहे हैं, जब वो पावरफुल होते हैं वो आके, कोई बैठा स्टेबल हुआ, आके मराठाज ने वॉर कर दिया, अनस्टेबल हो गया। फिर दोबारा स्टेबिलिटी गेन करते हैं, तो इधर से बैटल ऑफ करनाल हो जाती है 1739 में। फिर थोड़ा स्टेबल होने लगते हैं, फिर नीचे से मराठा आके अटैक कर देते हैं, क्योंकि मराठाज को भी हिंदू एम्पायर चाहिए था, ठीक है। फिर स्टेबल होने लगते हैं, नादिर शाह की डेथ हो जाती है उसके 1747 में। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली अपने आप को किंग घोषित कर देता है, और फिर ये प्लंडरिंग के लिए आ जाता है, और ये कॉन्टिन्यूअस प्लंडरिंग के लिए आता ही रहता है, ठीक है। तो इस एरिया में स्टेबिलिटी बन ही नहीं पाती है। बाद में क्या होगा, बंगाल से बैटल ऑफ बक्सर होगी, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, ठीक है। तो इन लोगों जो लेटर मुगल्स हैं वो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाते हैं। ये उनका मेन रीजन था कि वो क्यों अनस्टेबल रहेंगे, क्योंकि जो एक ब्रस्ट बन गया था, जो एक पूरा बबल बन रहा था औरंगजेब के टाइम पे, रीजन बीइंग जागीरदारी क्राइसिस, दूसरा रीजन था उसका मुस्लिम फंडामेंटलिज्म, मतलब वो मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा फेवर करता था और लार्ज अमाउंट में हिंदूज को किल कर दिया जाता था, मंदिर तोड़ दिए जाते थे, ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट जो है बर्न कर दिए जाते थे बाकी रिलीजन के, लेकिन कोई बोल नहीं पाता था क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी थी, ठीक है। अनाब शनाब रेट लिए जाते थे लैंड रेवेन्यू के लिए पीजेंट से, लेकिन पीजेंट्स और जो जमींदार हैं वो भी नहीं बोल पाते थे, रीजन बिंग की बहुत बड़ी आर्मी थी। लेकिन उसके जाने के बाद ये सारी चीजें एकदम से बस्ट हो गई। रिलीजन के नाम पे सिख, राजपूत, जाट वो अलग से इंडिपेंडेंट बन गए, पीजेंट्स ने अलग से रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नोबेल्स ने अलग से रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और फॉरेन रूलर अलग से आ रहे थे, मराठास का अटैक हुआ, इन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। तो लेटर मुगल्स कभी स्टेबल हो ही नहीं पाए। ये सब रीजन थे उनकी इंस्टेबिलिटी के कि वो स्टेबल हो ही नहीं पाए। एक बड़ा रीजन ये भी था कि जो लेटर मुगल्स थे सारे वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते थे, तो उनका ज्यादा ध्यान ही नहीं था कि एम्पायर को बढ़ाया जाए, वो अपनी लग्जरी में लगे रहते थे। उसका रीजन ये था कि जो नोबेल्स उनको हेल्प करते थे किंग बनने में, वो नोबेल्स उनको इतनी लग्जरी दिखा देते थे कि आप लग्जूरियस लाइफ जियो, आपके बिहाफ पे हम लोग संभाल लेते हैं पूरे किंगडम को। अब नोबेल्स में फिर आपस में फाइट होती थी कि ईरानीज कैसे आगे, तो तुरानीज और बाकी उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करने लग जाते थे, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता था, ठीक है। यही हम पूरा लेटर मुगल्स में पढ़ेंगे कि कभी मराठा आ गए, कभी नोबेल्स ने दूसरे नोबेल्स के साथ फाइट कर लिया और नया किंग एस्टेब्लिश कर दिया, कभी नादिर शाह आ गया, कभी अहमद शाह अब्दाली आ गया, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई।
इकोनॉमिक डिक्लाइन, एंडलेस वॉर। जैसे मैंने बताया कि ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि उनका डिक्लाइन का रीजन क्या है। तो औरंगजेब जो है वॉर्स में इन्वॉल्व होता था, बहुत कंटिन्यूअसली वॉर चलते ही रहते थे, कहीं ना कहीं कहीं भी कोई वॉर आया है तो उसको स्प्रेस करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी भेज दी जाती थी। अब आर्मी जा रही है तो उसका भी एक्सपेंस होता था, ठीक है। उनको मनसबदारी सिस्टम में जागीर कम मिल रही है, पैसा भी कम मिल रहा है। जागीर कम मिलने का मतलब ये था कि जागीर अगर उनको मिल जाती थी तो वहां से वो रिवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे पीजेंट्स को आगे देके। वो जागीर भी नहीं मिल रही है, कैश भी नहीं मिल रहा है, फाइटिंग कॉन्टिन्यूअस होती जा रही है, ठीक है। तो वो एंडलेस वॉर चलते रहते थे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम उन्होंने फेस करनी स्टार्ट कर दी थी लास्ट के टाइम पे, जब लगभग एंड ऑफ द औरंगजेब आएगा, वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस में चल रहा था मुगल एम्पायर। लेकिन हर बार एक ही रीजन था कि कोई बोल नहीं पाता था, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे सभी नोबेल्स के, ठीक है, और बहुत बड़ी आर्मी थी तो कोई भी बोलना नहीं चाह रहा था। सो दैट वाज द मेन रीजन। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। जैसे चाहे वैसे पीजेंट्स का शोषण होता था, ठीक है। तो पीजेंट्स भी चुप थे आर्मी की वजह से, और आर्मी में भी कोई बहुत बड़ी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई, कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं आए मुगल्स के टाइम पे। आर्मी की मॉडर्नाइजेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद जब फॉरेन रूलर या इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो वहां पे उनको वो दिक्कत आएगी कि वो मॉडर्न वेपन लेके आएंगे जिनका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। देन डिक्लाइन इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एम्प्टीड द रॉयल ट्रेजरी। तो रॉयल ट्रेजरी खाली होती जाएगी धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि औरंगजेब जो है खुद अपने खर्चा चलाने के लिए भी राइटिंग्स लिखेगा, अलग अलग इस्लामिक बुक को कन्वर्ट करेगा वो, ठीक है। तो उसके लास्ट के दिनों में रॉयल ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो जाएगी। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंपनीज इन्फर्ड इन नेटिव पॉलिटिक्स, हैस्टनिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर। हैस्टनिंग मतलब उस चीज को बढ़ा देना। शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार, जमींदार की एलिजेंस, झुकाव जो है वो इधर उधर हो जाएगा। इधर उधर मतलब अलग अलग नोबल्स की तरफ, कोई किसी को पहले सपोर्ट कर रहा था बाद में किसी और को सपोर्ट करने लग जाएंगे वो। जागीरदारी क्राइसिस तो मेन रीजन था ही सबका। राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, मैंने बताया कि अगर उनको जागीर नहीं मिल रही हैं या उतनी नहीं मिल रही है जितनी पहले मिलनी चाहिए थी, सो दे विल थिंक दैट वी विल शिफ्ट, हम अपना ही ऑटोनोमस किंगडम बना लेते हैं, तो रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ जाएंगी। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, केरल, राजपूत स्टेट एंड जार स्टेट एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और बाद में ये सब अलग अलग हो जाएंगे और पूरा डिसइंटीग्रेटेड एम्पायर बन जाएगा। और फिर उसको आके एक कौन करेगा? ब्रिटिशर्स। वो फिर से वही चीजें चलेंगे और फिर सारे के सारे एम्पायर को एक कर देंगे। पिछले वाली स्लाइड पे लिख लिया था क्या क्या रीजन से डिक्लाइंस के। डन। सो अब पहले देखेंगे बहादुर शाह वन, जो औरंगजेब का बेटा था, वो किंग बनेगा। पहले समझ लो फिर लिखने का टाइम दूंगा। ही अडोप्टेड ए पैसिफिक पॉलिसी। पैसिफिक पॉलिसी मतलब सभी को साथ लेके चलने की और शांति की पॉलिसी, कि सिख भी खुश होने चाहिए, राजपूत भी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने जो नोबेल्स हैं अलग अलग, ईरानीज, दुरानीज, वो सब को खुश रखा जाए। इसने ऐसी पॉलिसी बनाई, ठीक है, सबके लिए अच्छे अच्छे काम किए ताकि कोई भी सेपरेट ना हो मुगल एम्पायर से। तो पैसिफिक पॉलिसी इसने अडॉप्ट की। मराठास को भी खुश रखा, राजपूत को भी, जाट्स एंड और जितने भी नोबेल्स हैं उनको भी। साहू, ये साहू जो है वो जो शिवाजी थे उनका बेटा था, उसको कैप्चर कर लेते हैं मुगल्स, फिर ये उनको रिलीज कर देते हैं। तो हम मराठास के साथ सुलह कर लेते हैं और दे विल रिलीज। मराठा प्रिंस वाज रिलीज फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी एंड राजपूत चीफ वर confirmed in their respective states। अलग अलग स्टेट्स में जो राजपूत रूलर थे उनको कंफर्म कर दिया जाएगा that you are the ruler here। लेकिन जो सिख लीडर हैं बंदा बहादुर, वो एक बार अटैक करेंगे, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में ये एकमात्र ऐसा इंसिडेंट होगा इनके
पीरियड में जब ये थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे और सिख के को दबा देंगे, उस वॉर में सिख जो है वो हार जाएंगे, तो बंदा बहादुर के साथ इनकी फाइट होगी। एक आपको ये ध्यान रखना है, इनको बोला जाता है साहे बेखबर, मतलब हेडलेस किंग। ये बोला था काफी खान ने। अब ये कुछ क्वेश्चन, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डायरेक्ट पूछी जाएंगी। हेडलेस किंग इसलिए बोला जाता था कि मैंने आपको बताया था कि लेटर मुगल्स जो थे दे यूज्ड टू लिव द लग्जूरियस लाइफस्टाइल, तो उनको खबर ही नहीं रहती थी कि किंगडम में क्या हो रहा है। तो ये पहले ऐसे मुगल रूलर थे, क्योंकि औरंगजेब हर चीज की खबर रखते थे, तो इनको यही नहीं पता था कि नोबल्स क्या कर रहे हैं, मराठास क्या कर रहे हैं, तो इनको बोला था साए बेखबर, हेडलेस किंग। पूछा जा सकता है किसने बोला, तो काफी खान ने बोला था। He died in Feb 1712 और नेक्स्ट जो किंग बन जाएंगे जहांदार शाह, इनके बेटे। इवन सक्सेशन की एक फाइट होगी इनके बेटों के बीच में, और काफी टाइम तक तो इनको बरी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। हालांकि वैसी चीजें पूछी नहीं जाएंगी, तो वैसे मैं बता रहा हूं। तो मेन जो हमें बहादुर शाह के बारे में ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है पैसिफिक पॉलिसी थी, ठीक है। मराठा जो प्रिंस थे साहू, उनको रिलीज कर दिया था। छत्रपति शिवाजी के बेटे थे ये, इनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था बैटल के दौरान, जो छोटी छोटी बैटल्स होती थी उनमें। और इनकी तो बहुत और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, ये तो कई बार वैसे भी चले जाते थे मुगल एम्पायर्स में, मुगल जो कोर्ट है उसमें वैसे भी चले जाते थे, ठीक है। देन उसके बाद बंदा बहादुर के साथ फाइट होगी इनको, और उसको ये सप्रेस कर देंगे फाइट को, मतलब बंदा बहादुर को हरा देंगे। साहे बेखबर बोला जाता था, हेडलेस किंग, और ही विल डाइड इन 1712। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हेन ही डाइड, लेकिन पॉलिसी आपको ध्यान रखनी है। पैसिफिक पॉलिसी एक्चुअल में लेटर मुगल जितने भी आएंगे सबकी पॉलिसी पैसिफिक होगी। कैन यू गेस कि पैसिफिक पॉलिसी क्यों चलती होगी? मैंने वैसे तो बता दिया कि पैसिफिक पॉलिसी थी सबको खुश रखने की, लेकिन क्यों चलती होगी ये पैसिफिक पॉलिसी? क्योंकि जितने भी नोबेल्स थे ना, उनमें से कोई एक नोबेल्स जो होता था वो इस किंग को सपोर्ट कर रहा होता था, तो उसको लगता था, और वो वजीर होता था, तो उसको लगता था कि कोई भी डिस्टरबेंस ना चले, तो वो ये पॉलिसी बनाते थे। किंग पॉलिसी नहीं बनाता था, औरंगजेब की डेथ के बाद पॉलिसीज बनानी नोबेल्स ने स्टार्ट कर दी थी, तो वो ये पॉलिसीज बनाते थे कि पैसिव, ताकि सभी के साथ सुलह रहे, ठीक है, हम सभी के साथ इजी गोइंग हो, कोई भी डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, तो हमारे जो इजीली हम लोग रूल कर पाएंगे। डन। तो इनके बेटों में फाइट चलेगी आपस में सक्सेशन के लिए, तो उसका साथ देंगे, उसमें साथ देंगे जुल्फिकार खां, ठीक है। ये एक नोबेल थे जुल्फिकार खां, जो उनका साथ देंगे। और जो हमने अलग अलग ग्रुप पढ़े थे, उनमें से ये ईरानी ग्रुप से थे, ठीक है। सो बाद में लिखना, पहले समझ लो, लिखने में जल्दी वो रखते हो। जहांदार शाह बिकम द एम्परर, जुल्फिकार खां इन्होंने इनकी हेल्प की थी, सो इन रिटर्न ही विल गेट द रिवॉर्ड एंड ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और जिसको हम बोलते हैं वजीर, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस इजरा सिस्टम, जो 10 साला सिस्टम चलाया था टोडरमल ने, वो यहां पे खत्म हो जाएगा, और ये इजरा सिस्टम चलाएंगे। इजरा सिस्टम वाज समवट लाइक जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट था, ऐसा कुछ था, दैट देयर वुड बी किंग एट द टॉप, देन उसके बाद जमींदार होंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, और पीजेंट्स हैं, और पीजेंट से ये कितना भी ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता था, लेकिन किंग को जो देना होता था वो फिक्स होता था। तो ऐसा ही हमने परमानेंट सेटलमेंट में भी पढ़ा था कि 1/11 वो खुद रखेंगे, 10/11 ब्रिटिशर्स को देंगे, ठीक है, और नीचे से वो कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इजरा सिस्टम टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर, क्योंकि इस टाइम तक फाइनेंसेस और ज्यादा वीक हो गए थे एम्पायर में, तो एम्पायर की फाइनेंशियल सिस्टम सुधारने के लिए ही इंट्रोड्यूस इजरा सिस्टम। ये इनके टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो माना जाता है।
देन उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है जालंधर शाह अबोलिश जजिया। ये जजिया टैक्स जो है ना, हम इतनी बार पढ़ेंगे, इसको कोई किंग आएगा वो इंप्लीमेंट कर देगा, अगला आएगा वो हटा देगा, ये कोई 10 बार इंप्लीमेंट होगा, 10 बार हटेगा, ठीक है, जजिया सिस्टम, ठीक है। ये नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स सिस्टम था। नॉन मुस्लिम्स जितने होते थे उनको प्रोटेक्शन के लिए टैक्स पे करना पड़ता था। नॉन मुस्लिम्स पे लगता था जजिया टैक्स, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों को पे करना पड़ता था एक सर्टेन अमाउंट, तो उसको जजिया बोलते थे, ठीक है। तो कई बार कई ऐसे किंग आएंगे जो रिलीजियस पॉलिसीज में बहुत ज्यादा रिलीजन में विश्वास नहीं रखेंगे, ठीक है, वो इस टैक्स को हटा देंगे। बहुत ज्यादा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को फेवर नहीं करेंगे और बाकी को मतलब पीछे नहीं हटाएंगे, तो उस केस में वो इस सिस्टम को अबोलिश कर देंगे। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब इनके पास ऐसा सिस्टम था कि अलग अलग पावरफुल नोबेल्स थे, जिनमें राजपूत भी थे, सिख भी थे, तो वो सब नॉन मुस्लिम्स थे, तो उनको खुश करने के लिए ये टैक्स सिस्टम हटाया गया था, ठीक है। इससे पहले इसको अकबर भी हटाएगा, अकबर हटाएगा, औरंगजेब दोबारा से लगा देगा, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत ज्यादा मुस्लिम फंडामेंटलिज्म में विश्वास रखता था, ठीक है। तो इसका इस टैक्स का सिर्फ आपको इतना पता हो कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि ये बहुत बार हटेगा, बहुत बार लगेगा। इवन ये क्रोनोलॉजी भी क्लियर नहीं है कि कब हटाया कब लगा है। कभी हम पढ़ेंगे कि इसने हटाया, फिर पढ़ेंगे अगले ने फिर हटा दिया, तो हमें लगा कि वो लगा कब बीच में, तो वो बीच में कभी भी लग जाता है, फिर उसको फिर हटा देते हैं। कोई नोबल्स उसको सपोर्ट करता है, वो फिर से इंप्लीमेंट हो जाता है, फिर से हट जाता है। डन। तो इनके टाइम का जो मेन काम था, इजरा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, जिसको जो टोडरमल के दसाला सिस्टम को रिप्लेस किया था। और दसाला सिस्टम क्या था टोडरमल का? 10 साल का जो एवरेज लैंड का प्रोडक्शन है उसके बेस पे फिक्स कर दिया जाता था कि आप कितना टैक्स दोगे। देन जहांगीर शाह के बाद उसका नेफ्यू आएगा, ये उसका नेफ्यू है, उसका बेटा नहीं है, फारूक शियार। अच्छा, इसमें आप लोग ये लिख सकते हो कि ये जजिया टैक्स पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? तो पहली बार इसको कुतुब बिन ऐबक इंट्रोड्यूस करेगा। दिल्ली सल्तनत का पहला किंग कुतुब बिन ऐबक, वो इसको इंट्रोड्यूस करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 में जो बनेगा। सो ही विल इंप्लीमेंट द जजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। नॉन मुस्लिम पे पहली बार ये लगाएगा। और इसने ही जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसको भी बनवाना यही स्टार्ट करेगा। वो चीजें आप लोग उसमें पढ़ोगे मेडिवल हिस्ट्री में। सो ही वाज द फर्स्ट, और यहां से ही स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट होगी। ही वाज द स्लेव, जो पहला किंग बनेगा। तो ही विल स्टार्ट जजिया, और बीच में कई बार लगेगा, हटेगा, अकबर भी इसको हटाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर औरंगजेब फिर से लगा देगा, और जालंधर शाह फिर इसको हटा देगा। तो फिर से कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्योंकि ईरानीज पावर में है, तो बाकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ठीक है। तो फिर से एक नया किंग आ जाएगा, फारूक शियार। ये इसका नेफ्यू है, वैसे पूछेंगे नहीं कि उसका बेटा है कि नेफ्यू था, ठीक है, लेकिन ये नेफ्यू है उसका, जालंधर शाह का। आफ्टर किलिंग जालंधर शाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर। अब ये सैयद ब्रदर जो हमने हिंदुस्तानी पढ़ा था, नहीं है कि एक हिंदुस्तानी नोबेल्स की भी पार्टी थी, तो ये उनमें से थे सैयद ब्रदर। और ये कई सारे किंग बनाएंगे, तो इनको किंग मेकर भी बोला जाता था। He followed a policy of religious tolerance, जो पैसिफिक पॉलिसी थी वैसे ही इसकी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी, by abolishing जजिया and
पिलग्रिमेज टैक्स बेसिकली अगर नॉन मुस्लिम्स को अपने रिलीजियस प्लेस पे जाना है वर्शिप के लिए तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था, फॉर द नॉन मुस्लिम्स ओनली। तो ये दोनों ही टैक्स नॉन मुस्लिम्स के लिए थे। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट पूछ सकता है यूपीएससी दैट जजिया टैक्स वाज नॉन मुस्लिम टैक्स वेदर द पिलग्रिमेज टैक्स वाज फॉर बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। तो ये दोनों ही टैक्स जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए थे। इफ नॉन मुस्लिम्स को अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जाना है फॉर वर्शिप, सो दे यूज्ड टू पे पिलग्रिमेज टैक्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन दे यूज्ड टू पे जजिया टैक्स। तो ये दोनों ही रिमूव कर दिए थे फारुखसियार ने। ये मेन पॉइंट भी नहीं है क्योंकि मैंने बताया जजिया और ये टैक्स ना बहुत बार लगेंगे, बहुत बार हटेंगे, तो ऐसा कुछ हो नहीं है। बस हमें ये याद रखना है जजिया इंट्रोड्यूस किसने किया था। पूरी स्लाइड में से सर बता दीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट है इसका। 1717 में ही गिव फरमान टू ब्रिटिश। फरमान का मतलब था कि दे कैन लिबरली ट्रेड विद इन द एम्पायर, एक ऐसा फरमान दिया था। उसका रीजन था फारुखसियार वाज नियरली ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। इसको कोई डिजीज हो गई थी, ठीक है, और ही वाज नियरली ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तो एक पर्सन थे विलियम हैमिल्टन, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन थे, इन्होंने इसको ट्रीट किया था और ये ब्रिटिशर्स थे। तो उससे खुश होके इन्होंने एक फरमान जारी किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर थे, इन्होंने इसको ठीक किया। तो उसके लिए इन्होंने फरमान जारी किया कि ब्रिटिशर्स कैन ट्रेड इजीली विदाउट एनी प्रोहिबिशन इन माय किंगडम, ठीक है। तो वहां से उनको एक इंडिपेंडेंस मिल गई थी वो, ठीक है। तो ये फरमान इन्होंने जारी किया था 1717 में। और एग्जैक्टली इसी टाइम पे मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को ऑटोनोमस स्टेट जो है वो घोषित कर दिया था 1717 में। मुर्शीद कुली खान ये भी एक नोबेल था उनकी कोर्ट में, मुगल कोर्ट में। तो इसने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया था। इसने देखा कि अलग अलग नोवेल्स के बीच में लड़ाई चल रही है, तो उसका एडवांटेज इसने लिया और इसने पहला जो किंगडम अलग हो गया था मुगल एम्पायर से, वो था बंगाल, और ऑटोनोमस स्टेट बना दिया था मुर्शीद कुली खान ने 1717 में। देन पहले बाकी 1719 में सैयद ब्रदर्स ने हेल्प किया विद द हेल्प ऑफ पेशवा बाजीराव वन डिथ्रोन द फारुखसियार। अब ऐसा क्यों करेंगे? देखो मैंने कहा था कि चीजें चलती रहेंगी, कभी नोबेल्स आपस में फाइट करेंगे, कभी मराठाज आ जाएंगे, कभी ईरानी जाएंगे, फिर ब्रिटिश जाएंगे। तो स्टोरी क्या थी, सैयद ब्रदर्स ने इनको किंग तो बनवा दिया, लेकिन ये समझ गए थे कि सैयद ब्रदर्स जो है वो मेरे फेवर में नहीं है, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। सो ये उनको मरवाना चाह रहे थे सैयद ब्रदर्स को। अब सैयद ब्रदर्स को ये बात पता लग गई कि ही वांट टू किल अस, तो उन्होंने मराठास को बोला हेल्प के लिए कि आप आ जाओ, हमारी हेल्प करो, हम आपको दिल्ली दिलवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने मराठास को बुलाया, ठीक है, और पेशवा बाजीराव विश्वनाथ आए थे। पेशवा एक लाइक द प्राइम मिनिस्टर्स जो होते थे मराठास में, ठीक है, और डिथ्रोन कर दिया था उन्होंने फारुखसियार को, ठीक है। फारुखसियार को डिथ्रोन किया और सैयद ब्रदर्स ने फिर एक नया किंग अपॉइंट किया यहाँ पे। सो लेटर ही वाज ब्लाइंड एंड किल्ड। बाद में फारुखसियार को ब्लाइंड किया गया, उसको मारा गया, एंड ही वाज द फर्स्ट एम्परर, मुगल एम्परर टू बी किल्ड बाय द नोबेल्स। तो ये पूछा जा सकता है that he was the first Mughal in the history of the Mughal emperor, he was the first to be killed by his nobles, फारुखसियार। तो दो तीन मेन चीजें हुई इसके टाइम पे। एक तो इसने फरमान जारी किया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। दूसरा, सैयद ब्रदर्स ने उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सैयद ब्रदर्स के नाम भी ध्यान रखने आपको, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इन दोनों को सैयद ब्रदर्स बोला जाता था। और फारुखसियार के टाइम पे ही मुर्शीद कुली खान ने कार्ड आउट कर लिया था बंगाल एज ए ऑटोनोमस किंगडम, ठीक है। इसके बाद हैदराबाद भी कट होगा, अवध भी कट होगा, तो हम आगे देखेंगे।
डन। इसके बाद नया किंग बैठाएंगे क्योंकि पेशवाज ने, मराठाज ने अपनी सुजेरेनिटी जो है वो असर्ट कर दी है। अब मराठा सुजेरेनिटी के अंडर में चल रहा है मुगल एम्पायर, मतलब मराठाओं का मेन पावर है दिल्ली में। पहली बार मराठाओं की मेन पावर आ गई। इससे पहले मराठा कभी भी पावर नहीं ले पाएंगे दिल्ली में। ये पहले टाइम आएगा कि मराठा सुजेरेनिटी के अंडर में जो है मुगल जो है वो रूल करेंगे। ठीक है, उनके नाम पे सैयद ब्रदर नेक्स्ट किंग अपॉइंट करेंगे रफी उद दुराजत। इसके इनके नाम पे रिकॉर्ड है कि शॉर्टेस्ट पीरियड था मुगल्स में इनका, इनके और कोई खास इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में नहीं है, पहले समझ लो। दूसरा फिर आएगा रफी उद दौला, इनके बाद आएंगे। ठीक है, कहीं दौला है कहीं दौलत लिखा हुआ है, रफी उद दौलत बिन लिखा हुआ है कहीं नाम, कहीं रफी उद दौला लिखा हुआ है। तो ये दो बहुत शॉर्टेस्ट पीरियड के टाइम पे आएंगे। दोनों को सैयद ब्रदर अपॉइंट करेंगे और दोनों के बारे में खास बात यह है, दोनों की डेथ जो है टीबी की वजह से होगी, ट्यूबरोक्लोसिस की वजह से दोनों की डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओपियम अडिक्ट थे दोनों के दोनों, इसलिए इनके ट्यूबरोक्लोसिस की वजह से दोनों की डेथ हो जाएगी टीबी की वजह से। शॉर्टेस्ट आपको याद रखना है, शॉर्टेस्ट वाज रफी उद दराजत और लॉन्गेस्ट मुगल रूलर अकबर, ही वाज द लॉन्गेस्ट। डन। टीबी के बारे में हम ये भी लिख सकते हैं, अच्छा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि नोट बना के लिख लेना साइड में कि इंडिया का टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट है 2025, 2025 तक इंडिया का टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का। टीबी को हम अभी तक भी एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो एक नक्शे पोषण योजना करके गवर्नमेंट चलाती है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, जिसमें हर महीने टीबी पेशेंट को 500 रुपीज दी जाते हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम है वो बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेशन बन रहा है तो मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया। टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट इंडिया का 2025, 2025 तक कहीं नोट बना के लिख लेना साइड में। 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे, ये टारगेट है। योजना उसके लिए चला रखी है नक्शे पोषण योजना, जिसमें 500 रुपीज पर मंथ पे किया जाता है टीबी पेशेंट को। डन। इसके बाद नेक्स्ट जो किंग आएंगे मोहम्मद शाह। इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही, जितने भी किंग आएंगे उनमें सबसे ज्यादा लग्जूरियस लाइफ इन्होंने जी। ठीक है, ये लेकिन लंबे टाइम तक रहेंगे। एक यहाँ पे इनके पास टाइम था रिवाइव करने का दोबारा से मुगल एम्पायर को, लेकिन ये रिवाइव नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ की वजह से। इनका दूसरा नाम बोला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। देन इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि ये निजामुल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मार देंगे, क्योंकि सैयद ब्रदर्स हमने देखा है पिछले 3-4 किंग्स जो हैं वो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से आए थे। तो अभी तक सैयद ब्रदर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और उनको मराठास का सपोर्ट भी था। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स को मरवा देंगे निजामुल मुल्क की हेल्प से, और निजामुल मुल्क लेटर ऑन इनके वजीर बनेंगे और इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद बना लेंगे। उससे पहले 1722 में सादत खान जो है वो ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध बनाएंगे। ठीक है, और अवध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लॉर्ड डलहौजी अवध को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में मिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेंगे। तो बहुत, जिसकी वजह से आगे जो हम इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 पढ़ेंगे, 1857 क्रांति, वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि अवध एक ऐसा स्टेट था
ठीक है, जो बहुत मतलब फेवरेबल था ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन उसको भी ब्रिटिशर्स ने और कुछ नहीं मिला तो मिस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे मिला लिया अपने एम्पायर में कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं कर पा रहे हो। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि अवध वाज मर्ज इन ब्रिटिश एम्पायर ड्यू टू मिस एडमिनिस्ट्रेशन और मेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है, तो सादत खान जो है वो अवध को कार्व आउट करेंगे 1722 में मुगल एम्पायर से, और निजामुल मुल्क करेंगे 1724 में। देन उसके बाद दो और मेजर इवेंट होंगे इनके टाइम पे। 1737 में बाजीराव वन, जो आप लोगों ने अगर मूवी भी देखी हो बाजीराव मस्तानी, जो वो बाजीराव है, बाजीराव वन, जो जिनके टाइम पे मराठा एम्पायर मैक्सिमम दूर दूर तक फैला होगा, मैक्सिमम रीच होगी, तो वो आएंगे। ही विल इन्वेड दिल्ली विद ए स्मॉल आर्मी ऑफ 500 हॉर्समैन। ठीक है, और उसमें भी वो लगभग इनको बीट करने में सफल हो जाएंगे। अगेन कॉन्स्पिरेसी चल रही थी तो उसकी वजह से अलग अलग नोबल्स की कॉन्स्पिरेसी थी। फिर 1739 में होगा बैटल ऑफ करनाल, अच्छा लिखा है बैटल ऑफ करनाल होगा 1739 में। नादिर शाह आएंगे, ठीक है, और वो इंप्रिजन कर देंगे मोहम्मद शाह को और दो मेन चीजें ले जाएंगे इंडिया से। पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर। ठीक है, वो बिल्कुल दिल्ली तक प्लंडर करेंगे। और इनके आने का रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग था। इनका एम्पायर वाज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। इतना इकोनॉमिक क्रंच था, पैसा ही नहीं था, तो उन्होंने बस ये था कि उनके पास कोई भी और चांस नहीं था अदर देन प्लंडरिंग द मुगल एम्पायर। तो उन्होंने वो मुगल्स की तरफ आए और वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी उनके साथ। अगर वो हार जाते तो भी वैसे उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो फॉर्चुनेटली जीत जाते हैं बैटल ऑफ करनाल में और मोहम्मद शाह को बीट कर देंगे। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह आएंगे, एक तैमूर भी आएंगे, एक मोहम्मद शाह हम और भी पढ़ेंगे। जब हम ये कंफ्यूज मत करना, ये दो मोहम्मद शाह होंगे, एक मोहम्मद शाह रंगीला और एक मोहम्मद शाह होगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी एक मोहम्मद शाह तुगलक होगा। ठीक है, उस टाइम पे तैमूर नाम का एक इन्वेडर आएगा और तैमूर और चंगेज खान के जो है वो बाबर के एंसेस्टर माने जाते हैं कि वो उनके एंसेस्टर थे। तो तैमूर नाम का एक इन्वेडर आएगा मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे। तो वो कंफ्यूज मत करना, ये दो मोहम्मद शाह कौन है। एक मोहम्मद शाह मुगल में भी है और एक मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ेंगे। वो मोहम्मद शाह तुगलक है, ये मोहम्मद शाह रंगीला है। तो इसके टाइम पे होगी बैटल ऑफ करनाल। डन, बस हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद वाले जो लेटर मुगल्स है नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो आज मैं आंसर राइटिंग के लिए कुछ नहीं दे रहा हूं, तो आप जो पिछले वाले इतने बड़े बड़े आंसर हमने लिखे हैं तो उनको रिवाइज कर लेना ताकि आपको वो टाइम रहे।